वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। अभियान आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बायनोमियल थ्योरम पढ़ूंगा और मेरा नाम है शिरोजीत भट्टाचार्य। तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले मैं कुछ एल्जेब्रिक बातें करूंगा। देखो क्या होता है। जैसे x प्लस वाई की पावर में 1 है तो ये हो गया x प्लस वाई होगा। अगर मैं 2 लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको x प्लस वाई मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिससे चीज़ें क्लियरिटी बने रहे, मैं तुरंत n पे नहीं कूदूंगा। तो एक ये होगा एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। ये क्या हुआ? क्यूब में होगा। यही चीज़ पावर बढ़ता जाता है और बढ़ते हुए हमारे पास कुछ लोग a प्लस बी के पावर में भी n करते हैं, कुछ लोग x प्लस वाई के पावर में भी n करते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर 2, 3 ये सब जो आते हैं, ये आते कैसे, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं पहले। इस होगा क्या कि जब मैं इस पर एक्सप्लेन करूंगा तो ये होगा NC0 x के पावर में n y के पावर में 0। मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, जो पहला टर्म है शुरू में वो घटेगा, डिक्रीजिंग होगा, और जो दूसरा टर्म है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब NC0 क्या है, NC1 क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। NC1 ये होगा x के पावर में n-1। देखो n था, कम हो गया, ये 0 था, ये 1 हो गया। मतलब हमारे पास पहला टर्म घट रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है, और दूसरा टर्म का क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। अब ये चलते चलते फिर थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ये आएगा आपका n-2, ये y के पावर में क्या होगा? 2, और सो ऑन चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? NCn x के पावर में 0 y के पावर में n। इसको एक बार नोट कर लेते हैं। ये होता है बायनोमियल थ्योरम की शुरुआत। अब क्या करते हैं कुछ लोग x माइनस वाई की बात करेंगे। तो x माइनस वाई कोई अलग नहीं है, जहां y होगा, जिस इसमें इस हमारे पास इस कंडीशन में जहां y होगा वहां माइनस वाई डाल के हमारा काम चला सकते हैं। तो x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब आते हैं NC0। ये क्या होता है? देखो ये क्या होता है, n में से C0 लेने को NC0 बोलते हैं। इसके लिए अगर फॉर्मूले की बात करता हूं तो लोग NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल याद रखिएगा। लिखने का तरीका कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब सेम ही होता है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? मेरे पास 1 होता है। तो बेसिकली NC0 जो होगा वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 के बराबर होगा। तो ये n हो गया। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 1 इंटू 2 होगा। 3 क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 होगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब ये हमारे पास वैल्यू बन गई, फैक्टोरियल n आ गया, तो कट पिट के 1 हो गया। इस कहानी से क्या समझ में आता है कि भाई NC0 जो है वो आपका NC1 के बराबर, NCn के बराबर होगा, ये 1। NC1 जो है NCn-1 के बराबर होगा, इसको हम बोलेंगे n। और NC2 मतलब होगा NCn-2 n हमारे पास 1 अपॉन क्या मेरे पास आएगा? फैक्टोरियल 2। तो इस तरह चीज़ें हमारे पास चलती जाएगी। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं ये चीज़ें हमारे पास कैसी बनी। ये था आपका बायनोमियल थ्योरम का सबसे पहले और स्टार्टिंग फेज, जिससे हम लोगों ने एक्सपेंशन किया, क्या होता है, क्या वैल्यू बताई। इस तरह से हम लोग बायनोमियल थ्योरम को समझ सकते हैं। अब कुछ बातें और करते हैं। अब आता है आर टर्म निकालना। किसका? इसी का। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको नोट कर लो। मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं आप इसको आगे मदद करेंगे। जैसे हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा, हमारे पास ये था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके पावर में n था। अगर ये n था तो आपको पूछा है कि आर टर्म निकालो। तो TR प्लस 1 बराबर क्या आएगा? NCR x के पावर में n-r, या हमारे y के पावर में क्या आएगा? r। ये आर टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखता हूँ। x प्लस वाई के पावर में 15 है। आपको बोला है T6 की वैल्यू निकालिए। तो T6 कैसे निकालेंगे बताओ भाई? T6 जो लिखा जाएगा T5 प्लस 1 लिखा जाएगा, एक हमेशा कम कर देंगे। फिर क्या होगा? 15C5 x के पावर में क्या होगा? 15 माइनस 5। y के पावर में क्या होगा? y के पावर में क्या होगा? 5। जो ये सॉल्व करके आंसर देगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी T6 की। अब इसमें कुछ कई सारे पॉइंट्स भी आते हैं। पॉइंट्स में वैसे मान लो एक टर्म आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका हिंदी मतलब ये होता है x से मुक्त होना, x से मुक्त होना। तो इसके लिए भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x को आप कैसे सॉल्व करोगे।
पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूँ आगे के लिए। कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि देखो जब तक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं हर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझोगे नहीं क्या बोल रहा है। टर्म निकालना है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, फिर टर्म ऐसे निकाले जाते हैं। आपको बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है, मैं उसका रास्ता भी आपको दिखा देता हूँ। आपसे पूछा गया कि भाई एक क्वेश्चन में कि हमारे पास जैसे मान लो उसने बोला x प्लस वाई के पावर में 8 है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या हो सकता है, या इस तरह ले लेते हैं x प्लस 1/x के पावर में 8 है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा होगा। तो हम मान लेंगे r है, तो tr प्लस जो 1 होगा वो ncr, n का मान क्या लेंगे आप 8 लेंगे, cr x के वैल्यू में क्या होगा मेरे पास 8 माइनस r, और 1/x के पावर में क्या होगा r होगा। तो जब भी बात हो रही है इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात जब भी हो रही, इसका मतलब x के पावर में 0 लिखना। कैसे, देखो ये 0 कैसे होगा 8 माइनस r, और ये क्या होगा x के पावर में क्या होगा माइनस का r। जब ये ऐड होगा 8 माइनस r बराबर क्या आएगा 0 के बराबर। अब ये क्या होगा 8 माइनस 2r बराबर क्या आएगा 0। अब 0 क्यों ले रहे हो भाई, इंडिपेंडेंट मतलब x रहित, x को मुक्त करना, x को हटा देना। तो 0 होने से मतलब किसी भी नंबर के पावर में 0 का मतलब होता है 1। अगर x के पावर में 0 रख दूं, इसका मतलब वो नंबर वहां से गायब हो जाएगा। तो ये कंपेयर क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है किसके हिसाब से, हमें को हिसाब से करना है 0 के हिसाब से। इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा r की वैल्यू मिलेगी, और बिना r की वैल्यू लिए हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होगा 8 माइनस 2r बराबर हो गया 0, 2r बराबर हो गया r, और r का मान कितना हो गया 4, क्योंकि 8/2 करने पे 4 ही आता है। तो इसके क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि r जो हमारे पास 4 लेंगे, जिससे हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का जवाब क्या होगा वो सुनते हैं। r आपने कहा 4, t 4 प्लस 1, मतलब ये 5th टर्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 5th टर्म जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जहां x नहीं चाहिए उसको हम बोलेंगे 5th टर्म। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, उसका कॉल्ड 5th टर्म। जहां पे हमारे पास x नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेंगे। तो ये बात दिमाग में रखते हुए चलेगा, क्योंकि ये आगे भी काम आता रहेगा। और भी कई बातें होती है, कैसे, जैसे आपको बोला गया कि वो टर्म बताइए जिसमें r के पावर में हमारे पास 6 आ जाता है, कोई नंबर हो गया 6, 10, 5, -6 कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ x भी उसी का एक हिस्सा है, उसका सिर्फ नाम है इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब वहां पे भी हम x के बारे में क्या ले रहे हैं 0 रख रहे हैं। ठीक, अगर हमारे पास 6 ढूंढने के लिए बोला गया तो हम क्या करेंगे इस तरह के सजाएंगे, और सजा के उसको किसके बराबर कर देंगे 6 के बराबर कर देंगे। 7 के बराबर कर दिया कि भाई x के बारे में 7 वाला कोफिशिएंट ढूंढो, टर्म ढूंढो, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब कि आप पहले तो r के हिसाब से इस तरह सॉल्व करोगे, ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे 6 डाल दोगे, -6 बोलेगा तो -6 डालोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला इसका मतलब 0 डाल दोगे। तो ये सारे कहानी का मतलब क्या होता है सेम ही होता है। और ये जो आप लिखते हैं NC0, NC1, दीज आर द कॉल्ड कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। किसका, उस पर्टिकुलर नंबर का हम क्या बोलते हैं गुणांक या कोफिशिएंट बोलेंगे। इससे हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा काम आगे बढ़ने के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज को कर लिया। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि कई बार आपको बोला गया हमारे पास कि हमारे पास मिडिल टर्म की बात करेंगे, तो इसके बाद मैं शुरू करूंगा मिडिल टर्म, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे आपको बात करेंगे। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था कि मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म क्या होता है थोड़ा समझते हैं इस बात को पहले। इफ n इज इवन है, अगर n इवन है तो n/2 + 1 टर्म जो होगा वो मिडिल कहलाएगा, और n इज ऑड है तो n + 1/2 एंड n + 3/2 जो होगा वो आपका क्या होगा मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक हमारे पास वैल्यू है x + y के पावर में 6 है, तो आपसे पूछा कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे अच्छा 6 से 6 इवन है तो 6/2 + 1 का मतलब 3 + 1 कितना आएगा 4, वाह ये हो गया मिडिल टर्म। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4 टर्म मतलब होगा t 3 + 1 के हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे, और ये लिखेंगे कैसे 6c3, x के पावर में 6 - 3, y के पावर में क्या होगा 3। ये जो सॉल्व करके आएगा ये मिडिल टर्म किसका होगा, इसका मिडिल टर्म आपको ये बोलेगा। ये हो गया आपका खब जब हम लोगों ने इवन के लिए मिडिल टर्म की चर्चा की। इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं ऑड के लिए। जैसे मान लीजिए x + y पावर में 5 है,
तो अब आपको बोला कि भाई साहब मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म के लिए मैं ये बोलूँगा कि एक बार 5 + 1/2 कर लो और एक बार 5 + 3/2 कर लो। ठीक, ये टर्म हो गया और ये भी टर्म आपका हो गया, इसको नोट कर लेते हैं। तो 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 5 3 8, आधा कितना हो गया 4। तो हम निकालेंगे क्या, पहले इस पर थोड़ा बार वर्कआउट करते हैं। तो एक बार T3 निकालना है, जो क्या होगा हमारे पास T2 प्लस, एक बार मान लो हम लोगों ने T3 निकाल लिया, जो क्या मेरे पास है T2 + 1 ले सकते हैं, और एक बार T4 निकाल लिया, इसको हम लिख सकते हैं T3 + 1 ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, दो आंसर आएंगे, कॉमा देके दो आंसर लिखेंगे हम, उसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। कई बार वो क्या करते हैं, दोनों को एवरेज निकाल लेते हैं, जोड़ के हाफ भी कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द ऑप्शन कि ऑप्शन कैसा है। लेकिन अगर दो आंसर दे रहे हो, क्योंकि दो आंसर होता है सबको पता है, इन द केस ऑफ आप बहुत बात कर रहे हैं ऑड के लिए। अब मैं थोड़ा इसको साफ करके इसके बारे में थोड़ा और बात करता हूँ। देखिए, जैसे होता क्या है कि हमारे पास कभी भी अगर मान लो ये वैल्यू हमारे पास था, आपने कहा कि सर आप x + y के बारे में 5 ले रहे थे, तो एक बार 5 + 1/2, एक बार 5 + 3/2, ये आएगा 4, ये आएगा 5। तो T4 क्या आएगा, T3 + 1 बराबर क्या होगा 5C3, x के बारे में 5 - 3, y के बारे में 3। ठीक, ये हो गया आपका क्या, एक मिडिल टर्म। दूसरा क्या हमारे पास T5 बोला है, तो T4 + 1, तो क्या मेरे पास होगा T4 + 1 क्या आएगा 5C4, x के बारे में 5 - 4, y के बारे में क्या आएगा 4। ये आपके दो अलग अलग टर्म आएंगे और दोनों जोड़ के आधा कर लोगे तो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म आएगा। तो ये कहानी यहाँ तक हमारे पास शुरू होती है। अब धीरे धीरे इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको हम आगे लेते हुए चलेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने हैं, मैं उन पर चर्चा करना शुरू करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि x के पावर में 4। अब देखेंगे, थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बताया था कि ऐसा भी नंबर मिल सकता है जहां हमारे पास जो पूछा गया है -12, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस हो माइनस हो। आपसे पूछा कि भाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक में मान लो 2 4 5 10 -332 कुछ भी हो सकता है। वो ढूंढने के लिए बोला कि किस केस में ये अगर 12 है तो कैसे निकालेंगे। पहले मान लेंगे वो टर्म r है, तो हम क्या लिखेंगे TR + 1, फटाफट लिखेंगे। TR प्लस क्या होगा 1 होगा 15CR। ठीक, 15CR और के साथ में क्या होगा x के पावर में 4 माइनस क्या होगा 15 - r, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इंटू क्या होगा 1/x के पावर में 12 माइनस के साथ ये हो गया r। यहाँ तक हम लोगों ने सजा लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को इकट्ठा करेंगे। तो x को इकट्ठा मतलब ये 4 से गुना होगा 60 - 4r, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके हमारे पास बन जाएगा x के पावर में माइनस का 12r, और बाकी चीज जो हमारे पास रहेगी उसको रहने दो, -1 वगैरह छोड़ दो। हमने सिर्फ इकट्ठा किया क्या, हमने x के पावर को इकट्ठा किया। क्यों किया, क्योंकि इसने कहा इसके -12 के साथ आप इसको लेके चलना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर विल बी एडेड। ये जो बराबर होगा किसके होगा, -12 के। क्यों, आप -12 की पावर बराबर कर रहे हो। इससे क्या समझ में आता है, 4 और 12 कितना हो गया 16, तो 60 - 4 और 12 कितना हो गया 16r बराबर क्या होगा -12। क्यों, अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है। इसके लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, a के पावर में m, a के बराबर क्या है a के पावर में n, तो हमारे पास m बराबर n भी कर सकते हैं, या x² बराबर मान लो x के पावर में n है तो n का मान 2 भी कर सकते हैं। इंडिसेस के रूल से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं। अब क्या आएगा मेरे पास, 60 + 12 बराबर 16, यह आएगा 72 बराबर आएगा 16, r का मान 72 बाई क्या आएगा 16। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 12 और 4 कितना हो गया 16, और ये हो गया मेरे पास माइनस का 12, तो 60 में से 12 घटा कितना आ गया मेरे, 12 जुड़ गया कितना आएगा 72, और ये 12 और 4 हो गया 16। एक बार हम कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेते हैं, ये 12 था, अच्छा ये 12 नहीं, ये सिर्फ 2 ही था, ओके, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास जहाँ 16 है वहाँ 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब देखो अगर 6r बराबर क्या आएगा 72, तो हमारे पास 6 का मान 12 × 72 होता है, r का मान क्या हो गया 12। तो इसका मतलब r जो 12 आया, ये वो टर्म मिला जिसमें हमारे पास, जिसकी वैल्यू x के पावर में क्या होगा -12 के बराबर होगी।
ये काम तो हमें हमारे पास आ गया, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा उस टर्म का कोफिशिएंट बताओ। तो इसके लिए मुझे थोड़ी कार्रवाई और करनी पड़ेगी, तो इसको पहले एक बार आप नोट करो, मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा। हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है r, जिसकी ज़रूरत है वो 12 है, निकालना क्या है, कोफिशिएंट है। तो पहले मैंने नीचे वाले हिस्से को मिटा देता हूँ, इससे हमारा काम क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब कैसे बताओ भाई, जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां r लिखा है वहां आप क्या डाल दोगे, 12 डाल दोगे। यहाँ आपने 12 डाल दिया, ऐसे यहाँ भी आपने 12 डाल दिया आपने, ठीक। अब यहाँ पे भी आपने 12 डाल दिया। आपको लेना क्या है, देखो x के वैल्यूज को लेना नहीं है, आपको लेना है कि एक तो देखना है प्लस माइनस है कि नहीं, माइनस के पावर में इवन नंबर से ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब x है, लेना नहीं है। तो सिर्फ इसको सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू इसकी कितनी आनी है। तो हमेशा रखिएगा 15CAR को हम लिख सकते हैं 15C3, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, NCR बराबर लिखते हैं NCn-r, ये प्रूफ कर सकते हैं। ये कब करेंगे, जब ये वैल्यू बड़ी होगी। उसी हिसाब से 15C12 बराबर क्या होता है, 15C3। हमें सॉल्व सिर्फ 15C3 करना है, वो भी कैसे करेंगे, 15, 14, 13, नीचे कितना आएगा 3 गुने 2, ये कितना आएगा हमारे पास, ये शॉर्टकट होता है 15, 14, 3, 3 बार क्यों लिखा भाई, यहाँ पे हमने क्या है 3 है, जितनी बार लिखा रहता है ये, मैंने एनसीआर का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने शॉर्टकट किया। तो 15, 14, 3, 3 से घटने पे 5, 2 से घटने पे 7, अब कितना आएगा आप देखो, ये 65 आएगा इंटू 7, तो थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 7 पते 35, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, कितना आता है 35, 7 छंग 42, 42 और हमारे पास 3, 42 और 3 कितना आता है मेरे पास 45। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया 455, कितना आ गया इसका जवाब 455। ये आप इसको नोट कर लो, किसका जवाब हमने दिया, इस क्वेश्चन का जवाब हमने दिया 455, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ब्रीफ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, फटाफट इसको नोट करिए। अब इसको मैं आगे बढ़ने की शुरुआत में लग गया, ये हो गया। अब देखिए, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। भाई दूसरा क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बारे में थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी, वो ये होता है कि एक्स के पावर में जो 0 होता है वही हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कार्रवाई करने के लिए x² - 1/2 के पावर में ये 2, x के पावर में 4, पावर में 12, हमें ढूंढना क्या है, x के पावर में 0, ये हमारा टारगेट है। 0 क्यों है, क्योंकि भाई आपने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, 0 ढूंढना। तो इसके हिसाब से हम जिस चीज को क्या करेंगे, 0 की तरफ बढ़ेंगे। कैसे, देखो पहले हमने r मान लिया, tr+1, NCR मतलब क्या होता है 12CR, x² के पावर में क्या होता है 12 - r, और क्या होता है -2, x के पावर में 4, कितना आता है मेरे पास, ये आ जाता है 12, कितना आ जाता है मेरे पास 12 आ जाता है, ठीक है। 12 नहीं, यहाँ पे हम लेंगे r ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कार्रवाई होगी। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है हमारे पास इंडिपेंडेंट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहाँ कोफिशिएंट नहीं ढूंढना है, यहाँ हमें r की वैल्यू ढूंढनी है, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से सारे हम एक्स को एक साथ ले जाइए, ये कितना आएगा 24 - 2r, यहाँ से ऊपर उठेगा 2 को भूल जाएंगे, ये कितना आएगा ऊपर में x के पावर में कितना आएगा, यहाँ माइनस का क्या आएगा मेरे पास 4r होगा, 4 था ऊपर गया माइनस, बाकी कुछ भी बच गया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ टर्म ढूंढना है। टर्म मतलब हो गया x की खोज करना। तो x की खोज कैसे होगी, 24 - 2r, माइनस का क्या आएगा 4r आएगा, और ये बराबर किसके आएगा, x के पावर में 0 के बराबर आएगा। ये कितना आएगा मेरे पास 6r, तो कितना आएगा 24 - 6r बराबर क्या आएगा मेरे पास 0, तो 6r बराबर आएगा 24, r बराबर आएगा 24/6, कितना आएगा मेरे पास, हमारे पास 4 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया कि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है फाइंड द टर्म, तो हमारे पास जब टर्म की बात करेंगे ये tr+1 होता है, r का मान आपने 4 रखा, तो टर्म कौन सा होगा t5 होगा। तो आप क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, 5th टर्म इज द आंसर। क्या होगा, 5th टर्म में इसमें आपको x से मुक्त हो जाएगा, इसका मतलब 5th टर्म में आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। ये कहानी, इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब थोड़ा सा अगला नोट करिए, मैं इसको फिर मिटाता हूं, मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, उसमें क्या पूछा गया उस पर बात करते हैं। देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन की बात करेगा तो क्या आएगा, देखो जरा, x² / 2 - 2/x
पावर में 9। पूछा क्या है, x टू पावर 6। अब क्या करें बताओ, इसके लिए भी हमने r माना, tr प्लस 1 9cr x स्क्वायर बाई 2 पावर में 9 माइनस r माइनस 2x पावर में क्या आएगा r। ढूंढना किसके बराबर है, x को ढूंढना और कहाँ ले जाना है, हमें फाइंड द टर्म पूछा है, हमें ढूंढना हमारे पास कौन सा है कि x को ढूंढिए। तो ये आएगा 9 और ये होगा 9 माइनस r और ये कितना आएगा x के पावर में माइनस का r, ये कितना आएगा 18 माइनस 2r माइनस r और बराबर क्या होगा 6 होगा। भाई 6 क्यों लिया आपने, भाई आपने कहा था टर्म कितना होना चाहिए 6, तो 18 माइनस 3r बराबर हो जाएगा 6। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको कि आपके बाइनोमियल थ्योरम के हर क्वेश्चन आपका इसी हो गया होगा, अब आराम से निकाल सकते हो। तो क्या आएगा 3r बराबर क्या होगा हमारे पास 18 माइनस 6 कितना आएगा 12 और r बराबर कितना आएगा 12 बाई 3 कितना आंसर आएगा 4। तो हमारे पास टर्म कितना हो गया t, हमारे पास क्या होता है 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो आप क्या बोलोगे 5th टर्म होगा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इसको आराम से नोट कर लीजिए, ये हो गया इसका जवाब भी मैंने आपको दिया। इसमें आपको कोफिशिएंट नहीं पूछा, याद रखिएगा जब कोफिशिएंट पूछता है पूरी वैल्यू निकालनी होती है, जब टर्म पूछता है सिर्फ r का मान निकालना होता है, प्लस 1 करके आपका काम चलाना होता है। ये था आज का हमारे पास, इसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए